बताया था? ऑर्डर के बारे में और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। कल किसके बारे में बताया था? ऑर्डर एंड रेट ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी के बारे में। तो आपको डिफरेंस बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और मोलिकुलरिटी में। आपको डिफरेंस बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। तो फर्स्ट पॉइंट इज order is the sum of the powers of the concentration of the reactant in Rothe law equation। कि रोट जो रेट लॉ इक्वेशन है उसके अंदर जो पावर थी अल्फा प्लस बीटा, उसका जो सम होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। उसका जो सम होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा। अब डेफिनेशन देखो मोलिकुलरिटी की क्या है। मोलिकुलरिटी होता है इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। कोई भी सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन है उसमें जितने आपको रिएक्टेंट दिखेंगे वो आपका क्या होता है? मोलिकुलरिटी। दैट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। ये पहला डिफरेंस है जो आप डेफिनेशन से पता लगा सकते हो। जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है। डेफिनेशन होता है पहला डिफरेंस। सेकंड है इट इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यदि हमें निकालना है तो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब है यदि मुझे कोई रिएक्शन दे दे, कोई भी एक रिएक्शन दे दी और मुझे उसका ऑर्डर पूछा जाए तो जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा मैं ये नहीं बता सकता उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है। ठीक है। पर मोलिकुलरिटी इट इज थ्योरेटिकली कंसेप्ट। मोलिकुलरिटी कैसा कंसेप्ट है बेटा? थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकल का मतलब क्या है? आपको रिएक्शन दे दी, बैलेंस कर दी, तो आप बता सकते हो कितने रिएक्टेंट है उसमें। जितने उसमें रिएक्टेंट होंगे वो क्या होगी? उसकी मोलिकुलरिटी। पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि उसका रिएक्टेंट के कितना ऑर्डर है, उस रिएक्शन का कितना ऑर्डर है। ऑर्डर कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल। तुमने पीछे पढ़ा हो, किसी ने स्टार्टिंग से जो पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर तो जीरो भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने की थी, और ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, हमने फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी की थी। कि ऑर्डर तो जीरो और फ्रैक्शनल हो सकता है, बट जो मोलिकुलरिटी है इट कैन नॉट बी जीरो एंड फ्रैक्शनल। मोलिकुलरिटी आपकी जीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल। इट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑर्डर तो आप सब रिएक्शन का निकाल सकते हो, बेशक वो सिंपल रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स, मतलब एक स्टेप में होती है या एक से ज्यादा स्टेप में होती है, आप उसका ऑर्डर निकाल सकते हो। बट मोलिकुलरिटी क्या है? इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मोलिकुलरिटी आप तब तक बता सकते हो जब तक वो सिंपल रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, आप रिएक्टेंट काउंट करोगे उसकी मोलिकुलरिटी बता दोगे। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। देखो बेटा इसमें डाउट हो तो बोलो। व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? टॉपिक का नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सच रिएक्शंस व्हिच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो एक्चुअल में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की ना हो, उसका ऑर्डर सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मीनिंग होता है इंग्लिश में नकली। आपको देखो तो नकली होता है सूडो। जो रिएक्शन एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की ना हो, मतलब सेकंड ऑर्डर की हो सकती है, थर्ड ऑर्डर की हो सकती है, बस कुछ स्पेशल कंडीशन के ऊपर वो फर्स्ट ऑर्डर की बन जाए, दैट रिएक्शन आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल देखो, CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट। इट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट फॉर्म एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। इट फॉर्म एसिटिक एसिड CH3COH प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K CH3COO C2H5 की पावर 1। मतलब इसका इस पे रिएक्टेंट रेट डिपेंड करता है, तो इसकी पावर कितनी आ गई? 1। मतलब जो इथाइल एसीटेट है इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इसकी पावर 1। बट मैंने बोला था यदि वाटर एक्सेस में ले लें
तो उस पे रेट डिपेंड नहीं करता, मतलब वाटर बढ़ाने से और घटाने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी पावर आ जाएगी 0। ये चीजें एक्सपेरिमेंट से पता लगती हैं कि मैं वाटर ज्यादा डाल रहा हूँ या कम कर रहा हूँ थोड़ा सा, या बहुत ज्यादा वाटर डाल रहा हूँ, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसकी पावर 0 आ गई। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा इसका ऑर्डर 0, सॉरी ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 + 0 1 के बराबर। देखो रिएक्टेंट 2 हैं, रिएक्टेंट कितने हैं 2, तो हम ये मान के चल रहे थे भाई इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए, बट स्पेशल कंडीशन क्या है कि वाटर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा, हम एक्सेस में ले रहे हैं, इफेक्ट नहीं कर रहा, तो ऑर्डर कितना हो गया 1। तो इस तरीके से जो रिएक्शन होती हैं दैट आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीबीएसई बहुत बार इसकी डेफिनेशन पूछता है, डेफिनेशन और एग्जांपल इसका पूछता है, तो इसको ध्यान से पढ़ो। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपकी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनानी है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, आपको कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन यूज करना है और के की रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो मान लो मैंने एक रिएक्शन मान ली, कंसीडर द रिएक्शन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। मान लो मैंने रिएक्शन मान ली जिसमें रिएक्टेंट किस में चेंज होता हो, प्रोडक्ट में चेंज होता हो। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट किसके बराबर हो जाएगा, -dr/dt चेंज इन रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, -dr/dt चेंज इन रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस का मतलब रिएक्टेंट घटता है, इज इक्वल टू k r⁻0, क्योंकि कितने ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो आगे देखो, यदि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो आप उसको 1 मान लो, तो सिर्फ क्या रह जाएगा k, तो dr किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का k dt, dr किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का k dt। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो यदि आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन से d कट जाएगा, रह जाएगा सिर्फ r, माइनस बार आ जाएगा, k बार आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन आएगा t। यदि आप dt का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा t, प्लस i क्या आएगा, एक कांस्टेंट जिसको बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आपकी यहां से इक्वेशन आ गई r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ये इक्वेशन मान ली मैंने फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या मान ली मैंने, फर्स्ट मान ली। यदि टाइम 0 के बराबर होगा तो r को आप r0 रख सकते हो, यदि टाइम 0 के बराबर है, यदि टाइम 0 के बराबर है तो आप r को r0 रख सकते हो। देन वी गेट, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो दोबारा बता रहा हूं, r की जगह तो r0 करना है, t की जगह 0 रखना है, r की जगह r0 रखना, r0 होता है इनिशियल वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट, टाइम 0 आपको रखना है। तो इस इक्वेशन में रखने के बाद इक्वेशन क्या बनेगी वो आगे देखेंगे, अभी इस पेज को देखो एक बार। देखो बेटा, यदि मैंने r की जगह r0 रखा और t की जगह 0 रखा तो प्लस i, तो i की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। जब r को r0 रखता हूँ, t की जगह 0 रखता हूँ, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r0। तो i की वैल्यू जो आपकी r0 आएगी, द वैल्यू ऑफ r0 आपको पुट करनी है इक्वेशन 1 में। तो i की वैल्यू जो पहली इक्वेशन है, आपको जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, तो i की जगह वैल्यू पुट करनी है मैंने r0। यदि मैं i की जगह r0 की वैल्यू पुट करूंगा जो मैंने निकाली है यहाँ पर, i इज इक्वल टू r0, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस r0। r0 क्या है, स्टार्टिंग में जितना रिएक्टेंट था, जब आपने बिल्कुल स्टार्टिंग की रिएक्शन की, जितना रिएक्टेंट था वो r0 है। तो माइनस के टी किसके बराबर हो जाएगा, r माइनस r0। इस तरफ r0 जाएगा तो माइनस के टी किसके बराबर हो जाएगा, r माइनस r0। तो के टी किसके बराबर हो जाएगा, बोलो, के टी बराबर हो जाएगा r0 माइनस r के बराबर। उल्टा कर दो, माइनस इस तरफ चली जाएगी, r0 पहले आ जाएगा, r बाद में आ जाएगा। तो के टी इज इक्वल टू r0 माइनस r। तो यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हो, r0 माइनस r डिवाइड बाई टी। तो ये आपको इक्वेशन याद करनी है, ये आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जब आपको r0 मतलब इनिशियल वैल्यू दी गई है, r मतलब जो t टाइम पे है, t तो टाइम है ही, तो मैंने इसमें बता दी। ये देखो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं होती, मैं वैसे बता रहा हूं। यदि आप
स्मार्टली पढ़ो तो केमिस्ट्री में डेरिवेशन कभी नहीं आता। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होगी उसके लिए के की वैल्यू होगी आर नोट माइनस आर डिवाइड बाई टी। तो जिसमें आर नोट की वैल्यू क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो स्टार्टिंग में है जब टाइम जीरो होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम टी वो क्या है, आर है। टी क्या है आपका, टाइम। अब मुझे ग्राफ बनाना है, मुझे क्या बनाना है, ग्राफ। आ जाता है बेटा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए आप ग्राफ निकालोगे तो जब आप डेरिवेशन करते हो, देखो ऊपर जब आपने डेरिवेशन किया है या अगले पहले वाले पेज पे या सबसे ऊपर देखो आप, ये इक्वेशन देखो, ये इस इक्वेशन का यूज करना है ग्राफ बनाने के लिए। आप डेरिवेशन याद मत करो पर ये इक्वेशन याद कर लो, उससे आपका ग्राफ बन जाएगा यदि पेपर में ग्राफ आ जाता है तो इस इक्वेशन को मैं डायरेक्ट नीचे लिखा है मैंने, r इज इक्वल टू माइनस के टी आर नोट। अब मुझे ग्राफ बनाना है। ग्राफ जो मैथ में पढ़ते हैं उनको पता होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप y और x के बीच में ग्राफ बनाते हो, किसके बीच में बनाते हो, y और x के बीच में ग्राफ बनाते हो। m स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट होता है। यह मैथ की बात, केमिस्ट्री में आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, r के बीच में और t के बीच में ग्राफ बनाना है। वी हैव टू प्लॉटेड ग्राफ बिटवीन r एंड t। तो ये r है, ये आपका t है, आपको ग्राफ बनाना है। क्योंकि माइनस के स्लोप है, माइनस का मतलब नीचे की तरफ आएगा, ग्राफ स्लोप नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे, तो ये आपका स्लोप आ गया माइनस के। और आर नोट क्या होती है, ये जो लाइन है इस पे मैक्सिमम पॉइंट जो होगा, सबसे ऊपर पॉइंट होगा, वो क्या होगा आपका आर नोट। तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट क्या है, जहां से मैंने स्टार्टिंग की है, वो क्या हो गया आपका आर नोट। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन गया आपका जीरो ऑर्डर के लिए। इस ग्राफ नेक्स्ट बेटा जीरो ऑर्डर के लिए एक चीज और देखो, बिल्कुल आसान सा ग्राफ। यदि आपको ग्राफ पूछे कोई जीरो ऑर्डर के लिए तो सबसे इजी ग्राफ ये है कि जीरो ऑर्डर किस रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, जीरो ऑर्डर में के आर की पावर जीरो। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इज इक्वल टू के आर की पावर जीरो। किसी की भी पावर जीरो किसके बराबर होती है, वन के बराबर। तो इसको वन के बराबर मान लो, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर। मतलब रेट के बीच में और कंसंट्रेशन ऑफ आर के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो रेट तो जीरो के लिए कांस्टेंट के बराबर है, तो ग्राफ भी कांस्टेंट आएगा। तो आपका ग्राफ बिल्कुल इस तरह आएगा, कांस्टेंट जैसे आता है कांस्टेंट में। तो ये बिल्कुल सिंपल ग्राफ था, रेट के बीच में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है फॉर ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कोई रिएक्शन है आपकी जीरो ऑर्डर की, उसके लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। तो पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है। तो यदि मैं डेफिनेशन लिखूं हाफ लाइफ पीरियड की, तो द टाइम इन विच 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब जिस टाइम में आधी रिएक्शन पूरी हो जाए वो हाफ लाइफ पीरियड होता है। आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट की, जिस टाइम वो 50% पूरी हो जाए, उसका आधा रिएक्टेंट खत्म हो जाए, वो आपकी क्या है, हाफ लाइफ पीरियड होता है। हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ से लिखते हैं। हाफ लाइफ पीरियड को कैसे लिखते हैं, T1/2। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय T1/2 जो हाफ लाइफ पीरियड होता है। ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपने क्या पढ़ा है, आर नोट माइनस आर डिवाइड बाई टी। के किसके बराबर होता है, आर नोट माइनस आर डिवाइड बाई टी। ये के की वैल्यू होती है जीरो ऑर्डर के लिए, मैंने पहले भी बताया था। यदि आपको डेरिवेशन नहीं करना फिर भी आप लास्ट फार्मूला जरूर याद करो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर डिवाइड बाई टी होता है। तो यदि आप टी को टी हाफ लिख दो तो आप आर की वैल्यू को आर नोट बाई टू लिखोगे। क्यों, जब टाइम आधा हो जाएगा तो आर किसके बराबर हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आर नोट बाई टू के बराबर हो जाएगा। स्टार्टिंग का आधा ही तो रह जाएगा आर। जब टाइम हाफ ले लिया तो बची हुई कंसंट्रेशन स्टार्टिंग की आधी रह जाएगी, तो आर किसके बराबर होगा, आर नोट बाई टू के बराबर होगा। तो वैल्यू पुट करो ऊपर वाली इक्वेशन में। तो आपने क्या किया, के इज इक्वल टू आर नोट, आर की जगह क्या पुट किया आपने, आर नोट बाई टू। नीचे आपने लिख दिया टी हाफ, तो टी हाफ ऊपर लेके जाओ,
आप टी ऑफ ऊपर लेके जाते हो तो क्या बच गया आर नोट बाई, आर नोट में से आर नोट बाई टू घटा दो तो आर नोट बाई टू बच गया, आर नोट में से आर नोट बाई टू घटाओगे तो आर नोट बाई टू बच गया, के नीचे आ गया। तो टी ऑफ की जो वैल्यू है हाफ लाइफ पीरियड जो आएगा जीरो ऑर्डर के लिए वो आएगा आर नोट बाई टू के। हाफ लाइफ पीरियड किसके बराबर हो जाएगा आपका आर नोट बाई टू के। तो ग्राफ कैसा आएगा बताओ, देखो यदि मैं 2k को कांस्टेंट मान लूं, क्या मान लूं, कांस्टेंट मान लूं, तो t ऑफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके r नोट के। तो जीरो ऑर्डर में एक ग्राफ आता है, ड्रॉ ए ग्राफ फॉर हाफ लाइफ पीरियड एंड r नोट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर में r नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r नोट के। तो ग्राफ खींचूंगा मैं t ऑफ में, टी ऑफ में और आर नोट में ग्राफ खींचूंगा तो बिल्कुल क्या आएगा आपका सीधी लाइन आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है किसी रिएक्शन के लिए 0.0030, आपको क्या दे रखा है रेट कांस्टेंट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना लंबा टाइम लगेगा, मतलब टाइम पूछा है। ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, ये बोला उसने जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, के की वैल्यू दे रखी है 0.0080 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये बोलता है कितना टाइम लगेगा यदि मैं इनिशियल कंसंट्रेशन जो है 0.1 को कितनी कम कर दूं 0.07 तक कम कर दूं। मतलब आपकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 0.1 थी, बाद में रहेगी आपकी 0.075, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी और आपको बताना है टाइम कितना लगेगा। तो देखो जल्दी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आर नोट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आर नोट हो जाएगा आपका 0.1 मोलर। यदि आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आर नोट किसके बराबर है, इनिशियल कितना है 0.1, आर कितना है, कितना बच गया 0.07 मोलर। के की वैल्यू दे दी आपको, किसकी वैल्यू दे दी, के की वैल्यू दे दी आपको, अपने आप को म्यूट रखो भी, के इक्वल टू 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकंड, के की वैल्यू दे दी। तो के की वैल्यू पुट करो यहाँ से, के इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर डिवाइड बाई टी, तो टी ऊपर लेके जाओ तो आर नोट माइनस आर डिवाइड बाई के। आर नोट कितना है बेटा, इनिशियल वैल्यू कितनी है आर नोट, आर नोट है 0.1, आर कितना बच गया 0.075 डिवाइड बाई के। आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आप सोल्व करके देखना 8.3 सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बेटा।